नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट एमका प्रोग्राम की तरफ से है और अभी हम खास करके एमका की इंजन के बारे में बात करने वाले हैं। अभी रिसेंटली भारत की तरफ से बात कंफर्म किया गया कि हम फ्रांस की सफरान के साथ मिलकर अभी एमका के लिए एक एरो इंजन को डेवलप करने वाले हैं। इसी बीच इस प्रोजेक्ट को लेकर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्पिन अप अपडेट सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जीटीआर यानी गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से अभी एक हाई बाईपास टर्बोफैन इंजन को डेवलप करने की बात सामने आई है, जो कि एमका के लिए नहीं बल्कि भारत की सिविल एविएशन सेक्टर में इस्तेमाल किया जा सकता है। अब सवाल उठता है कि हाई बाईपास टर्बोफैन इंजन क्या होता है। तो सिंपल शब्दों में समझा जाए तो इस इंजन में कोर के साथ साथ एक बहुत ही बड़ा फ्रंट सेक्शन फैन को ऐड किया जाता है, जो कि इनकमिंग एयर का लार्जर पोर्शन को बाईपास करके साइड से निकाल देता है। इससे फ्यूल एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाता है और इंजन बहुत ही कम नॉइज को जनरेट करता है। इसी वजह से ऐसे इंजन सिविलियन एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल किया जाता है। जीटीआर के ऑफिशियल्स का कहना है कि एमका के लिए अभी जिस 110 किलोटन क्लास से 120 किलोटन क्लास की आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन को डेवलप करने का प्लान किया गया है, उसका एक हाई बाईपास वेरिएंट को बनाया जाने वाला है, जो फ्यूचर में हमारी RTR-90 रीजनल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एयरक्राफ्ट 90 सीटर रीजनल जेट होने वाला है, जो कि उड़ान स्कीम के अंदर टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब एक मिलिट्री फाइटर जेट इंजन की स्पिन अप वेरिएंट को डायरेक्टली सिविल एविएशन सेक्टर में इस्तेमाल करने का प्लान किया जा रहा है। साथ ही सेम इंजन को जरूरत पड़ने पर फ्यूचर में मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला अपडेट डीआरडीओ और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है। रिपोर्ट्स के मुताबिक डीआरडीओ और इंडियन एयरफोर्स सभी साथ मिलकर एक एडवांस ग्राउंड बेस्ड जैमर सिस्टम को डेवलप करने की बात सामने आई है, जो रशिया के मशहूर क्रासुका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम जैसा सिस्टम होने वाला है। ये सिस्टम एनिमी के अवेक्स एयरक्राफ्ट और GNSS सिग्नल को जैम करने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी रेंज अप्रोक्सीमेटली 250 किलोमीटर तक होने वाली है, जो कि पाकिस्तान के साफ 2000 अवेक्स और चाइना के KJ 2000 जैसे अवेक्स को न्यूट्रलाइज कर सकता है। अब टेक्निकल फीचर के बारे में बात करें तो ये इंडिजिनस जैमर S बैंड AESA रडार टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होने वाली है, जिसमें गैलियम नाइट्रेट बेस्ड मॉड्यूल का इस्तेमाल किया जाने वाला है, जिससे ज़्यादा पावर, बेहतर एफिशिएंसी और हाई थर्मल रेजिस्टेंस मिलने वाली है। साथ ही इसमें डिजिटल रेडियो फ्रिक्वेंसी मेमोरी यानी कि DRFM टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जाने वाला है, जिससे फॉल्स टारगेट को भी क्रिएट कर सकते हैं और एनिमी रडार को कंफ्यूज कर सकते हैं। मतलब एनिमी की फ्रिक्वेंसी होपिंग और ECCM टेक्निक को भी ये सिस्टम इजीली काउंटर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये जैमर GPS और चाइना के बेडू जैसे सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम को भी जैम कर सकता है। मतलब ड्रोन्स, मिसाइल या एयरक्राफ्ट जो इन सिस्टम पर डिपेंड करके ऑपरेट करते हैं या काम करते हैं, उनकी नेविगेशन सिस्टम को और टारगेटिंग सिस्टम को पूरी तरह से डिस्टर्ब किया जा सकता है, जिस वजह से दुश्मन की सिचुएशनल अवेयरनेस से लेकर उनकी किसी भी मिसाइल की एक्यूरेसी को पूरी तरह से डिस्टर्ब करना संभव होने वाला है। ये सिस्टम एक मोबाइल व्हील प्लेटफॉर्म के ऊपर माउंट किया जाने वाला है, जैसे कि रशिया के क्रासुका 4 सिस्टम में किया जाता है। मतलब इसको इजीली LOC या LSC के पास भी डिप्लॉय करना संभव हो सकता है। टेरेन लिमिटेशन और अर्थ कर्वेचर की वजह से ग्राउंड बेस्ड जैमर का रेंज थोड़ा लिमिटेड होता है और इसी वजह से इसका मोबिलिटी वहां पे काम आने वाला है, जहां पर इसको फॉरवर्ड लोकेशन में डिप्लॉय करना संभव होने वाला है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपने टैक्टिकल एयरलिफ्ट कैपेबिलिटी को और भी बूस्ट करने के लिए एक बड़ा डिसीजन लेने की बात सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी एडिशनल 50 नए एयरबस C295M ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को खरीदने की प्लानिंग किया जा रहा है। ये एयरक्राफ्ट पहले से ऑर्डर किए गए 56 C295M के साथ मिलकर टोटल फ्लीट को 106 तक ले जाने वाले हैं। ये मूव मेनली इसलिए किया जा रहा है ताकि 1980s में सोवियत यूनियन से लिए गए AN-32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को 2030 से 32 के बाद ग्रेजुअली रिटायर करना स्टार्ट किया जाने वाला है, जिनको रिप्लेस करने के लिए इन एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। इंडियन एयरफोर्स की फ्लीट में AN-32 एक काफ़ी वर्सेटाइल एयरक्राफ्ट रहा था, जिनकी 100 से ज़्यादा यूनिट अभी सर्विस में ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन ये अभी काफ़ी पुराने हो चुके हैं और एजिंग एयरफ्रेम और मेंटेनेंस कॉस्ट अभी हमारे लिए परेशानी क्रिएट करने लगे हैं। इसीलिए अभी एयरबस की C295 उनका एक नेचुरल रिप्लेसमेंट बनने वाला है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह कि इंडियन एयरफोर्स अपनी मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट को भी रीडिफाइन करने जा रहा है, जिसमें सिर्फ AN-32 का नहीं बल्कि
IL-76 जैसे हेवी लिफ्टर एयरक्राफ्ट को भी रिप्लेस करने का प्लान किया जा रहा है। IL-76 इंडियन एयरफोर्स का प्राइमरी स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्टर में से एक एयरक्राफ्ट है जो कि 60 टन के आसपास कार्गो डिलीवर कर सकता है, लेकिन 1980 से इनके सर्विस में होने की वजह से अब इनका रिप्लेसमेंट करने का टाइम आ चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी IL-76 को रिप्लेस करने के लिए एक अलग से टेंडर को इशू करने की उम्मीद किया जा रहा है, जिसमें 70 से 80 एयरक्राफ्ट को खरीदने का प्लान किया जा रहा है, जिनकी पेलोड कैपेसिटी 40 टन के आसपास होने वाली। इस टेंडर में एयरबस की A400M, लॉकहेड मार्टिन की C-130J सुपर हरकुलिस और एम्ब्रर की C-390 मिलेनियम एयरक्राफ्ट स्ट्रॉन्ग कंटेंडर के रूप में अभी सामने आ चुके हैं और आगे चल के इसमें IL-76 की मॉडर्न वेरिएंट भी पार्टिसिपेट करने की उम्मीद किया जा रहा है। अगला अपडेट इंडिजिनस स्मॉल आर्म डेवलपमेंट की तरफ से। हैदराबाद बेस्ड दीपा डिफेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से भी अपना नया U-19 सबमशीन गन या SMG को ट्रायल के लिए तैयार किया जा रहा है, जिसका टेस्टिंग जल्दी ही सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के साथ मिलकर स्टार्ट किया जाने वाला है। ये वेपन 9mm कैलिबर में बनाया गया है, जो कि नेटो स्टैंडर्ड की 9mm एमुनेशन को इस्तेमाल करने वाला है और इसे मेनली काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिज्म और अर्बन वॉरफेयर के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये SMG एक कॉम्पैक्ट और लाइटवेट डिजाइन के साथ आने वाला है, जिसका वेट 2.5 kg से कम होने वाला है। इसका लेंथ भी 600 mm से भी कम रखा गया है, जो इसे क्लोज क्वार्टर बैटल में एक एडवांटेजेस देने वाला है। खास करके बंकर, बिल्डिंग और ट्रेंच के अंदर इसको ऑपरेट करना काफी हैंडी होने वाला है। इसका रेट ऑफ फायर मिनिमम 600 राउंड पर मिनट के आसपास होने वाली है और इसका इफेक्टिव रेंज 100 मीटर के आसपास होने वाली है। इसमें एक 30 राउंड का मैगजीन का इस्तेमाल किया जा रहा है और फायरिंग मोड में इसमें सेफ, सिंगल शॉट और फुली ऑटोमेटिक ऑप्शन दिए गए हैं। साथ ही U-19 में पिकेटिनी रेल 3, 6, 9 और 12 o'clock पोजीशन में भी अवेलेबल हैं, जहां पर ऑप्टिक्स, लेजर और बाकी किसी भी तरीके के एक्सेसरीज को इजीली माउंट किया जा सकता है। इसका इकोनॉमिक डिजाइन और एम्बीडेक्स्ट्रस कंट्रोल इसे काफी अट्रैक्टिव बनाने वाला है। ये वेपन पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए पुराने 9mm A1 कार्बाइन और इंपोर्टेड सबमशीन गन का एक पोटेंशियल रिप्लेसमेंट बन सकता है, जिनमें आज भी हमें सप्लाई चेन इशू और मेंटेनेंस इशू फेस करने पड़ रहे हैं। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के अंदर इसके प्रोस्पेक्टिव यूजर्स के बारे में बात करें तो इसमें NSG, VSF, CRPF, ITBP, SSB और असम राइफल शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा एक कंपनी अभी DRDO के साथ मिलकर उग्रम राइफल को भी डेवलप कर चुकी है, जो कि 7.62 × 51mm की स्टैंडर्ड का राइफल होने वाला है, जिसको आप 6.716 के साथ कंपेयर कर सकते हैं। और इस राइफल को बस 100 दिन के अंदर ही डेवलप किया गया था, जो कि दर्शाता है कि एक कंपनी अभी धीरे धीरे पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रही है और फ्यूचर में इंडियन स्मॉल आर्म मार्केट की सेक्टर में एक मेजर प्लेयर के रूप में खुद को एस्टेब्लिश करने की उम्मीद किया जा रहा है। अगला अपडेट HAL और तेजस मार्क 2 प्रोग्राम की तरफ से है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL की तरफ से अपनी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी को स्केल अप करने की तैयारी करने की बात किया जा रहा है, जहां पर HAL की तरफ से बात बताया जा रहा है कि वो तेजस मार्क 2 की मिनिमम 200 यूनिट से ज़्यादा की ऑर्डर के एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फिलहाल इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी 120 तेजस मार्क 2 को 2031 तक ऑर्डर करने की कमिटमेंट दिया गया, लेकिन HAL को लगता है कि जब MiG-29 UPG, मिराज 2000 और जगुआर फ्लीट को कंप्लीटली रिटायर किया जाएगा, तब ये डिमांड बढ़कर 200 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट तक पहुंच सकता है। HAL के एस्टिमेशन के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स के पास अभी 60 के आसपास MiG-29 UPG मौजूद है। इसके अलावा 50 के आसपास मिराज 2000 और 120 के आसपास जगुआर एयरक्राफ्ट मौजूद है, जो कि अपनी सर्विस लाइफ की एंड फेज में एंटर कर चुके हैं। इनको रिटायर करने के लिए एक लार्ज स्केल रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ने वाली, जो कि तेजस मार्क 2 फुलफिल कर सकता है। इसी वजह से HAL कॉन्फिडेंटली ये बात बोल रहा है कि इंडियन एयरफोर्स आगे चल के 200 से ज़्यादा तेजस मार्क 2 को ऑर्डर करने वाला है। HAL की तरफ से पहले से ही तेजस मार्क 1 के लिए एक स्ट्रॉन्ग प्रोडक्शन बेस को एस्टेब्लिश कर लिया गया, जहां पर 2028 तक इसका प्रोडक्शन आउटपुट 30 एयरक्राफ्ट के आसपास पहुंचने वाला है। और अभी HAL का कहना है कि इस इकोसिस्टम का इस्तेमाल करके आगे चल के तेजस मार्क 2 का प्रोडक्शन भी स्टार्ट किया जाने वाला है। इनिशियल प्लान के मुताबिक पर ईयर 24 तेजस मार्क 2 को बनाने का प्लान किया जा रहा है, जिससे 120 एयरक्राफ्ट को 2036 तक डिलीवर कर दिया जाएगा। लेकिन अगर ये ऑर्डर 200 से ऊपर जाता है तो HAL अपनी प्रोडक्शन रेट को 30 के ऊपर भी स्केल अप करने के लिए तैयारी कर रहा है। और HAL का कहना है कि तेजस मार्क 2 का फर्स्ट फ्लाइट 2027 तक एक्सपेक्टेड किया जा रहा है और 2031 के इसी सीरीज प्रोडक्शन को स्टार्ट किया जाएगा। लेकिन इसकी प्रोडक्शन रेट को इंक्रीज करने की वजह से इसको जल्दी इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर कर दिया जाएगा। अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी स्मूथली स्केल अप होती है तो 200 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट को ऑर्डर करने के बाद भी सभी एयरक्राफ्ट को 2036 तक इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर करने का टारगेट रखा गया है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।